क्या हुआ जी? वो पापा, आपने कोई बुरा सपना देखा? हाँ बेटा, बुरा सपना ही था। फिर वही सपना देखा क्या? आप बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या देखते हैं आप सपने में बार बार? बुरे सपने बताते नहीं है, कहते हैं बुरे सपने बताने से सच हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका इस्तकबाल करता हूं। हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, लेकिन ख्वाबों का ना तो कोई पास्ट होता है ना प्रेजेंट होता है। ख्वाब दरअसल इंसानी जहन के वो तस्वुरात हैं जिनके कई बार बहुत गहरे मायने होते हैं और कई बार ये बेमायने से नजर आते हैं। लेकिन जिस ख्वाब की बात गजेंद्र कर रहा था वो इस केस की एक ऐसी हकीकत थी जो हमें हिलाकर रखने वाली थी। दरअसल ये केस गजेंद्र की जिंदगी की एक ऐसी किताब थी जिसका हर पन्ना दुख, दर्द और खून की स्याही से लिखा हुआ था। ये दही चीनी खाइए और अच्छे से इंटरव्यू देकर आइए। चलते हैं, बस का टाइम हो गया है। इंटरव्यू में लेट हो गए तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा पूरा। बेस्ट ऑफ लक पापा। थैंक यू बेटा। और देखो समय से मम्मा के साथ पहुंच जाना स्कूल। हाँ, चलते हैं। बस 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 दादा। 500 का दादा मेरे पास, खुले नहीं। ओए, क्या हो रहा है? चल। अरे आप लोग आ गए? आओ, आइए, आ जाओ। कैसे हो दीदी? हम ठीक है। आओ ना, अंदर आओ। अरे हर्षु, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? आ इधर आ। ठीक, कौन आया है? आ ना, नमस्ते कर। ये तेरी मौसी है। नमस्ते। हाँ, आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में। वो क्या है ना हर्षु, तुम्हारी मम्मी राज छुपाने में एकदम माहिर है। कैसे राज? अरे बेटा कुछ नहीं, इसे जरा मजाक करने की आदत है। इस शहर में इसकी नौकरी लगी है और वो नौकरी तेरे पापा ने ही लगाई है, इसलिए आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। हर्षु, ये तुम्हारे लिए। नहीं मौसी, रहने दो। अरे ले ले बेटा, इतने प्यार से दे रही है। ले ले, रख ले। दीदी, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। हमारे लिए पूरे 75,000 का है। बहुत। तुम ना फ्रेश हो जाओ ना। चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ। आओ। कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रहे हैं? सॉरी, वो हमारे मोबाइल की बैटरी चली गई थी। अरे तो पीसीओ से एक फोन कर देते, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। क्या हुआ? नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं, नौकरी तो लग गई। सच? और इतनी अच्छी खबर आप हमें ऐसे बता रहे हैं? थोड़ा थक गए। पापा, मैं आपका सर दबाऊं? अरे नहीं बच्चा, ठीक हो जाएगा वो। हाँ? तुम जाओ, होमवर्क करो। अच्छा, बातें बाद में, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या बात है हर्षु, बड़ी जोर शोर से पढ़ाई हो रही है। ओह, तुम्हारे इस बार 10th के बोर्ड्स है ना? तो क्या सोचा है फिर, क्या लेना है? साइंस की कॉमर्स? आर्ट्स। आर्ट्स? तुम ना बिल्कुल मेरी तरह हो, मैंने भी आर्ट्स ही लिया था, पता है। तो फिर तो आप मुझे ट्यूशन भी दे सकती है ना? चलो ये ट्यूशन व्यूशन की बातें कल कर लेना, अब सोने का समय हो गया है। चलो ठीक है माँ, अब आप और मासी ऊपर सो जाइए, मैं पापा का बिस्तर यहाँ लगा दूंगा। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तू रात भर पढ़ाई करेगा तो तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा ना। हाँ, तो हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं ना। मैं और तेरी मासी बेड पर सो जाएंगे
और तेरे पप्पा नीचे चटाई बिछा के सोएंगे। जी क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पढ़ाई कर, चल। तुम नीचे अपने बेटे के साथ नहीं सो सकती थी क्या? कबाब में हड्डी बनना जरूरी है? नहीं, कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगी। मैं यहाँ नीचे चटाई बिछा के सो जाऊंगी ना। फिक्र मत कर। नीलिमा, तुम्हें ये नीचे चटाई चुभेगी। रुको, मैं चादर ला दूं। ये बिछा लो। लाओ, मैं कर लूंगी। उधर जाओ। वाह प्रमोद, तुम तो बड़े केयरिंग हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल की जरूरत मुझे है। कोई किन्नर लगता है। काफी ब्रूटल मर्डर, मल्टीपल स्टैबिंग हुई। आसपास की किन्नर कम्युनिटी में पता करो, और अगर कोई मिसिंग कंप्लेंट है तो उसे स्कैन करो। ओके सर। पापा का फोन लगा? नहीं लगा बेटा, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे पापा जल्दी आ जाएंगे। आप रात से यही कह रहे, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। सर हमें सर, जो लाश हमें जंगल में मिली थी वो किन्नर की नहीं थी सर, वो लाश एक आदमी की थी। आदमी? तो फिर औरत के भेस का क्या चक्कर हो सकता है? सर, एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी इस गजेंद्र नाम के आदमी की। सर, गजेंद्र की शक्ल उस लाश से मिलती है जो हमें जंगल में मिली थी। इसकी मिसिंग कंप्लेंट इसकी वाइफ ने दर्ज करवाई थी। ये क्या बोल रहे साहब? वही बोल रहे हैं जो हमने देखा, जो हमारे सामने आया। हमें जब आपके पति गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेस में थे। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आपको कुछ अंदाजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहते थे। अजीब अजीब सपने आते थे उनको। सपने? कैसे सपने? उन्होंने कभी बताया नहीं, बस यही बोलते थे कि बुरे सपने बता दो तो सच हो जाते। और वो ये सपने कब से देख रहे थे? पिछले 3 महीनों से साहब, जब से उनकी बहन पूजा उन्हें छोड़कर चली गई। बहन को छोड़ के गई? उसका एक लड़के के साथ चक्कर था साहब। गजेंद्र जी को ये सब पसंद नहीं था। पूजा, हमने कहा था ना तुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए। ठीक नहीं है वो लड़का। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, और प्लीज अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए। क्यों ना करें? देख पूजा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे तुझे हम। आइंदा अगर उस लड़के से मिली ना तो देख लेना तू। शादी करने वाली हूं मैं भैया उससे, आप तो करवाएंगे नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वो तो पूजा को समझाना चाहते थे, लेकिन पूजा 3 महीने पहले हमारी सारी जमा पूंजी, गहने सब चोरी करके भाग गई उस लड़के के साथ। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो भागी?
उस लड़के को मैं नहीं जानती साहब, लेकिन मुझे शक है पूजा ने ही मारा है गजेंद्र जी को, ताकि उनके घर पे भी अपना हक जमा सके। आप पता कीजिए उसका साहब। वो तो हम पता करेंगे, हमारा काम है। आपने गजेंद्र जी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ काम करते थे? इंश्योर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। सर, गजेंद्र की बीवी ने गजेंद्र की बहन पर शक जताया, लेकिन गजेंद्र की लाश औरत के भेष में मिलने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। गजेंद्र की बीवी ने बताया कि उस दिन ये ऑफिस गया और रात को घर पर नहीं आया। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ, किसी ने ह्यूमिलेट किया। ऑफिस में पता कर। और गजेंद्र की बहन पूजा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, शायद उससे कुछ पता चले कि गजेंद्र की बहन पूजा इस वक्त कहां हो सकती है। ओके सर। आप वो सीमा मौसी को कहीं और किराए पे लेके रहने को कहिए ना, उनके रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसे पता कर रहा था? क्या बात है? आप जब कल घर पे नहीं थे ना, आपको पता है क्या हो रहा था? क्या हो रहा? अरे हर्षू, तू ये सब क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, अरे जीजा साली है, जीजा साली में ऐसी मस्ती होती रहती है। और तू क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ के इन सब में ध्यान दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा मेरी बात? हमें इस गजेंद्र के बारे में बात करनी, जो आपके यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। नहीं सर, ये हमारे यहाँ प्यून था। क्या? यस सर, गजेंद्र यहाँ प्यून था। 1 महीने पहले वो यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन तब तक वो जॉब हम किसी और को दे चुके थे। सर देखिए, मैंने आपसे कहा ना। नहीं सर, ये जॉब नहीं, वो आपने बाहर लगाया ना प्यून वाला जॉब, सर वो दे दीजिए सर, काम की बहुत जरूरत है सर। सर वो ग्रेजुएट था, फिर भी वो प्यून की नौकरी करने के लिए तैयार था। उसकी मजबूरी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और 1 महीने पहले मैंने उसको प्यून की नौकरी दे दी। परसों जॉब पर आया? हाँ सर, आया था, लेकिन वो हाफ डे लेकर चला गया था। हाफ डे क्यों चाहिए था? उसने कुछ बताया? क्या काम है, कहाँ जाना है? बताया तो नहीं था, लेकिन आए दिन वो हाफ डे की छुट्टी मांग लेता था। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें आए दिन जरूरी काम होता है? आज आखिरी बार जाने दे रहा हूं, दोबारा हाफ डे मांगना ना तो घर पर ही रहना, वापस काम पर मत आना। उसी रात हमें गजेंद्र की लाश मिली, और जब हमें उसकी लाश मिली वो औरत के भेष में था। औरत के भेष में? जी। गजेंद्र की आपके ऑफिस में किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी बहुत जुगाड़ू था। मतलब कहने के लिए तो प्यून था, लेकिन वो ऊपर से भी पैसे कमाता था। कैसे? वो यहाँ काम कम और फेस रीडिंग ज्यादा करता था। आसपास के ऑफिस वाले भी अपना चेहरा लेकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। वो फेस रीड करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता था और उसके बदले में दक्षिणा लेता था। क्या पता सर, ऐसे ही क्लाइंट्स उसके बाहर भी हो और वो हाफ डे लेकर उन्हीं से मिलने जाता होगा। गजेंद्र ने जिस डेट को हाफ डे लिया था, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। ओके सर। अरे टिकली बोलिए यार। अरे टिकली बोलिए यार। क्यों? तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोलो बोलो कैसे हो गया भैया के साथ? तू क्या कर रही है यहाँ? चल बाहर निकल, तू बाहर
आप गलत समझ रही हैं। मुझे भैया के बारे में पता चला, आपसे मिलने आ गई। मैं गलत समझ रही हूँ? रुक जा, बताती हूँ तुझे। अभी क्या कर रही हैं आप? ये मेरे पति के हत्यारे। बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। चलो यहाँ से। सर मैंने गजेंद्र की बहन पूजा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर 3 महीने पहले जब पूजा का फोन बंद हुआ तो पूजा के फोन से एक दीपक नाम के लड़के को बार बार कॉल हो रहे थे। सर ये है वो दीपक। हो सकता है लड़का दीपक वही हो जिसके साथ गजेंद्र की बहन पूजा ने भाग कर शादी की थी। लेकिन सर गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में दीपक के ही नाम से रजिस्टर्ड एक और नंबर मिला है जिससे गजेंद्र को पिछले 3 महीने से लगातार कॉल हो रहे थे। और मैंने चेक किया कि गजेंद्र का फोन ऑफिस के बाद अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था और जिन दिनों गजेंद्र ने ऑफिस से हाफ डे लिया था तब भी उसका फोन निगमपुर में ही ट्रेवल कर रहा था। और सर जिस रात गजेंद्र की हत्या हुई तब भी उसका फोन निगमपुर में ही एक्टिव था। और ये दीपक, इसका नंबर भी निगमपुर में रजिस्टर्ड है? नहीं सर, दीपक का नंबर ज्योति नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर गजेंद्र की बहन अभी भी अपने पति के साथ गजेंद्र के घर आई है और सर गजेंद्र की बीवी का उसके साथ काफी झगड़ा हुआ। भाभी बात समझने की कोशिश करो, हमने कुछ नहीं किया। हमारी गलती, इसने मेरे पति को मारा है। ले जाइए इन्हें। सर हम लोगों ने हमने कुछ नहीं सर हमारी बात तो सुनिए। किया। ऐसा झूठ बोल रहे थे, इन्होंने मारा था। तो जैसे ही हमें भैया की हत्या की खबर मिली हम भाभी से अपना दुख बांटने चले गए, लेकिन उन्होंने तो भाभी हम पे झूठा आरोप लगा रही है। हम भला अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? हमारी भाभी का तो ये भी कहना है कि पिछले 3 महीने से तुमने अपने भाई की कोई खबर नहीं ली। लेती भी कैसे? अपने भाई के घर से पैसे और गहने लेकर जो भागी थी। नहीं सर, हम मानते हैं कि हमने गजेंद्र भैया के खिलाफ जाकर दीपक से शादी की थी, लेकिन कोई चोरी करके नहीं भागे थे हम। लेकिन अपने भाई से हिस्सा तो मांग रही थी। हाँ सर, मैंने भैया से हिस्सा मांगा था, लेकिन उस दिन भाभी ने हमसे बहुत झगड़ा किया। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक छत के नीचे रह सकते हैं। बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए तुझे? और इतने सालों से मुफ्त का बैठकर खा रही है वो? कोई हिस्सा वैसा नहीं मिलेगा। कोई नहीं, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हम बात कर रहे हैं ना पूजा से। और फिर भैया और मैंने प्यार से समझौता कर लिया। फिर भैया ने खुद मुझे कुछ पैसे और गहने दिए थे और उन्होंने बोला कि जब घर बिकेगा तो वो बाकी का हिस्सा भी दे देंगे। लेकिन सर उन बातों का गजेंद्र भैया की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो किन बातों पर लेना देना? और तुम दीपक, पिछले 3 महीने से तुम लगातार गजेंद्र को फोन कर रहे थे। सर मैं गजेंद्र भैया को फोन नहीं करता था। जब हमें तुम्हारे घर गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेष में था। औरत की भेष का चक्कर क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है। सर प्लीज हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। आप उनकी बातों का भरोसा मत कीजिए साहब। जरूर उन दोनों ने मिलकर गजेंद्र जी को मारा है। उनको हम देख लेंगे, लेकिन आप बोल रही थी कि गजेंद्र अपने ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन वो तो वहां पर प्यून का काम करते थे। नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? भला कोई बीए पास आदमी प्यून का काम करेगा? लेकिन हमने कंफर्म किया है गजेंद्र अपने ऑफिस में प्यून ही थे और उनके ऑफिस से ये भी पता चला है कि वो वहां लोगों की फेस रीडिंग करके उनसे दक्षिणा मांगते थे। क्या वो भूत भविष्य बताने का भी काम करते थे? साहब अगर वो किसी का भूत भविष्य जानते तो क्या अपने दिन में ही सुधार लेते? अच्छा, गजेंद्र अपने ऑफिस से आए दिन हाफ डे की छुट्टी लेते थे और उनका फोन अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था। निगमपुर में कहाँ जाते होंगे वो? निगमपुर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। और आधे दिन की छुट्टी लेकर तो वो कभी घर नहीं आए, उल्टा ओवर टाइम करते थे। रोजाना घर लेट आते थे। उनके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे साहब। लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूं उनकी हत्या पूजा ने ही की और उनका औरत के भेष में मिलना ये भी उसी का कोई षड्यंत्र है। ये सब क्या चल रहा है माँ? वो औरत पापा के साथ आपके सामने, माँ ये सब क्या चल रहा है? माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है माँ? वो औरत हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? किस बारे में ब्लैकमेल कर रही है माँ? कुछ मत पूछ बेटा, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। समझ ले तेरे माँ बाप मजबूर है। क्या हो रही है? हाँ? ज्यादा गर्मी आ रही है? हाँ? रुक रुक। I'm sorry.
पता करो कि गजेंद्र निगमपुर में कहाँ जाता था। गजेंद्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता करो। हमारे लिए जाना जरूरी है कि जिस दिन गजेंद्र का कत्ल हुआ उस दिन गजेंद्र औरत के भेष में क्यों था। क्या हो पूजा? अरे पूजा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पूजा क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो तुम? और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हारी भाभी की वजह से पुलिस तुम्हारे साथ साथ मुझ पे भी शक करी और तुम हो कि भाभी का तो काम है शक करना, लेकिन तुम मेरा क्या? कुछ क्या? क्या? हेलो, मोहिनी जी कैसी हैं आप? कौन बोल रहे? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पति गजेंद्र को किसने मारा। कौन बोल रहे हो तुम? अरे ये जान के क्या करेंगी, लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपके पति गजेंद्र को उसकी बहन पूजा ने मारा। दरअसल उसे किसी और ने मारा। किसने? ये जानने के लिए तो आपको मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। गजेंद्र के कातिल का पता बताने के लिए किसी ने आपसे 3 लाख रुपए मांगे? हाँ साहब, मुझे तो लगता है ये पूजा की कोई चाल है। लेकिन जिसने आपको कॉल किया वो कौन हो सकता है? पता नहीं साहब। जिस नंबर से आपको कॉल आया वो नंबर दीजिए। हाँ वर्मा। सर, गणेश नगर में जहाँ पूजा का फोन बंद हुआ था, वहां एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिली। जैन सर, सर लाश के पास से ये पूजा शर्मा नाम की आईडी मिली। बॉडी का चेहरा बिगाड़ा गया। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश पूजा की ना हो, किसी और लड़की की हो? मतलब दीपक और पूजा ने किसी और लड़की को मारकर यहां गिरा दिया और फिर पूजा की आईडी इस लाश के पास छोड़ दी। राइट सर। और मोहिनी को फोन करवाना भी उनकी कोई नई चाल हो सकती है। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सब पूजा के साथ इतना कुछ हो गया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर वो लाश वाकई पूजा की है तो ये बता कि पूजा को मारने के बाद उसका चेहरा क्यों बदला? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने नहीं किया तो किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं तूने और पूजा ने मिलकर किसी और लड़के को मार दिया? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो किसने किया? पूजा ने किया। बोल। सर 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 मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा सर। बोल। सर ये सच है कि पूजा ने मेरे साथ भाग के शादी की थी और वो पैसे और गहने लेकर आई थी और वो सब कुछ घर से चोरी करके लाई थी। आप पूजा ये इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से लाई तुम? ये गहने मेरे भाभी के हैं और ये पैसे मेरे भैया के। उन्होंने तो मुझे मेरा हिस्सा देने से साफ मना कर दिया था ना, तो बस मैं चोरी करके ले आई। चोरी? और अभी तो ये शुरुआत है, अभी भैया को मुझे मेरा हिस्सा भी देना पड़ेगा। सर उसके भैया भाभी के लिए पूजा के दिल में जहर भरा था। वो गजेंद्र भैया से पैसे निकलवाने के लिए उन्हें फोन करके ब्लैकमेल करती थी। भैया आपको मुझे अभी 15 लाख और देने हैं। अब अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं भाभी को बता दूंगी कि आप क्या। ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूजा अपने भाई गजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी? सर वो तो मुझे नहीं मालूम है। वो गहने और पैसे तेरे पास ही हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है और पूजा जो कुछ भी लेकर आई थी सब कुछ घर पे ही रखा है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहन से किसी ने एक एक करके दुश्मनी निकाली है। कौन दुश्मनी निकाला? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। दीपक का बयान पूजा पर हमारा शक और भी गहरा कर रहा है। हमने चेक किया, पूजा के अकाउंट में काफी पैसे थे जो उसने गजेंद्र के कत्ल से पहले ही निकाल लिए। हम तब ये भी तय नहीं कर पा रहे कि हमें जो लाश मिली थी
वो लाश वाकई पूजा की थी या फिर किसी और को मारकर उसे पूजा की पहचान दी गई थी। इसलिए हम उस लाश का डीएनए गजेंद्र के डीएनए से मैच करवाकर देखना चाहते थे। मोहिनी को जिस नंबर से फोन किया गया था वो नंबर एक पीसीओ का था। उस पीसीओ से तो कॉलर की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन निगमपुर जहां पर गजेंद्र का फोन अक्सर एक्टिव रहता था, वहां से गजेंद्र के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो दोस्त कौन था उस गजेंद्र, मतलब उस बबली का? बॉबी नाम था साहब उसका। कहाँ मिला गया बॉबी? मालूम नहीं साहब, काफी टाइम से उन दोनों को यहाँ देखा नहीं मैंने। बॉबी का फोन नंबर है तुम्हारे पास? साहब फोन नंबर तो नहीं होगा, स्केच बनवा सकते हैं उसका? हाँ साहब, रोज ही देखता हूँ, स्केच बनवा सकता हूँ सर। गजेंद्र गाजीपुर में अक्सर एक शख्स के साथ देखा गया, आप जानती हैं सर? नहीं साहब, लेकिन ये बॉबी नाम है इसका। बॉबी नाम के किसी शख्स को जानती हैं? नहीं साहब, मैं किसी बॉबी को नहीं जानती, लेकिन गजेंद्र जी इस के साथ। देखिए, हमें तो पता चला है कि गजेंद्र भी था और इस बॉबी के साथ मिलकर निगमपुर में धंधा करता था। ये झूठ है साहब, उन्हें बदनाम करने की कोई साजिश है। हमारी इंफॉर्मेशन पक्की है, गजेंद्र था और निगमपुर में गजेंद्र को लोग बबली के नाम से जानते थे। हो सकता है आप भी जान गई कि आपका पति है और इसलिए आपने अपने पति ऐसा आरोप मत लगाइए साहब, आप मुझ पर 10 साल से पति पत्नी थे हम। उन्हें शादी के पहले से जानती थी। गजेंद्र और पूजा कौन से गांव के रहने वाले थे? साहब वो तो यहीं रहते थे, अब उनका गांव कहाँ है वो मुझे नहीं पता। ये गजेंद्र औरत के भेष में धंधा करता था, बीए पास था, लेकिन पीएन की नौकरी करता था। हमारे सामने इसकी शख्सियत के कई शेड्स आ गए, लेकिन इसकी बीवी मोहिनी का कहना है कि वो ये तक नहीं जानती कि गजेंद्र कहाँ का रहने वाला था। मुझे लगता है इस केस को समझने के लिए हमें पहले गजेंद्र की असली शख्सियत को समझना होगा। सर एक बात और है, दीपक ने बोला था कि पूजा गजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी। शायद पूजा गजेंद्र की बीवी को गजेंद्र की इसी दोहरी शख्सियत की असलियत बताने की धमकी दे रही हो। मुमकिन है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि गजेंद्र की बीवी मोहिनी को गजेंद्र की असलियत के बारे में पता चल गया हो और इसने मोहिनी की बैकग्राउंड खंगालो। और गजेंद्र के साथ जो दूसरा किन्नर था बॉबी, उसकी क्या लीड है? सर फिलहाल बॉबी का कुछ पता नहीं लग पा रहा, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है। हमारे लिए बॉबी की लीड बहुत जरूरी है कि जिस लड़की की लाश हमें मिली थी वो लाश वाकई पूजा की या दीपक और पूजा दोनों मिलकर कोई गेम कर रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कमी सर पूजा और गजेंद्र दोनों की प्रोफाइल को अच्छे से चेक किया है सर। उन दोनों के अकाउंट से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे उनका नेटिव एड्रेस पता चले, लेकिन सर उन दोनों भाई बहन के अकाउंट में एक कॉमन प्रोफाइल मिली है। ये देखिए सर, ये सीमा है, पूजा इसके साथ काफी ज्यादा टच में थी। और सर ये सीमा गजेंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट में भी एज अ फ्रेंड ऐड है। तो ये सीमा गजेंद्र और पूजा दोनों को जानती थी, रहती कहाँ है? सर हमारे साइबर सेल ने जब इसके प्रोफाइल को चेक किया तो हमें इसका एड्रेस मिला था। सर मैंने नवीन को वहां पे भेजा था, लेकिन सर इसके घर पे काफी दिनों से ताला लगा हुआ है। इसका कोई फोन नंबर? नहीं सर, इसका कोई फोन नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ सर इसके अकाउंट में प्रमोद नाम के आदमी की प्रोफाइल मिली। सर सीमा इसके साथ काफी टच में थी। इस प्रमोद का एड्रेस निकलो, गजेंद्र और पूजा से जुड़े हर शख्स से मिलना जरूरी है। सर हेलो, कैसी हो मोहिनी जी? मेरे 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया आपने? 3 लाख? अरे मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे 3 लाख रुपए देंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पति को किसने मारा है। पर तुम हो कौन? फिर वही सवाल, अपने पति के कातिलों को फांसी नहीं चढ़वाना क्या आपको? सर अभी अभी गजेंद्र की बीवी मोहिनी को एक कॉल आया था, उसका फोन हमारे सर्विलेंस पे था, इसलिए उनके बीच में जो भी बातें हुई हमने रिकॉर्ड कर ली। चलो। जी मोहिनी जी, हमें मालूम है आपको अभी फोन आया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कौन आदमी है जो बार बार फोन करके ये सब बोल रहा है? मोहिनी जी, ये जो कोई भी है आपकी जान पहचान का ही है। हमें जानने वाला? जी, आपको आइडिया है ये कौन हो सकता है? नहीं साहब। कोई बात नहीं, हम पता लगा रहे हैं। तो जिस नंबर से अभी मोहिनी को कॉल आया वो नंबर एक दूसरे पीसीओ का था, अपने कांस्टेबल को भेजा है वहां पर। लगता तो नहीं उस पीसी से कोई लीड मिलेगी, क्योंकि ये जो भी है बहुत शातिर है, हर चाल बहुत सोच समझ कर चल रहा है। ये सब गजेंद्र की बीवी मोहिनी की तो कोई चाल नहीं है। देखने में तो सीधी सी लगती है, बट यू नेवर नो, हो सकता है ये सारे कॉल्स वो खुद ही किसी से करवा रही हो ताकि हमें उस पर शक ना हो। देखते हैं। सर
सर सीमा जी इस प्रमोद नाम के आदमी के साथ टच में थी। उसका हमने सोशल मीडिया अकाउंट से एड्रेस निकाल लिया। गुड। जी, ये दरअसल एक केस के सिलसिले में हम सीमा से बात करना चाहते थे और हमें पता चला कि वो आपकी दोस्त है। तो क्या बता सकते हैं कि सीमा आजकल कहाँ? जी वो मुकुंदपुरा में रहती है सर। फोन में चेक किया, काफी दिनों से उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आपके पास उसका नंबर तो होगा? जी स्विच ऑफ है सर। कोई दूसरा नंबर है उसका? नहीं सर। आपको कुछ आइडिया है आजकल कहाँ हो सकती है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ये गजेंद्र और ये पूजा, इन दोनों का मर्डर हुआ और सीमा सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों के टच में थी। आप जानते हैं? नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। आई थिंक ये जरूर कुछ छुपा रहा है। आस पड़ोस में इसके बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। हाँ शर्मा बोलो। सर गजेंद्र के घर की रजिस्ट्री पेपर से उसके गांव का पता चला है। तो सहारनपुर के उनिया गांव का रहने वाला है। तुरंत वहां जाओ, गजेंद्र और पूजा के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर ये तो सीमा है, प्रमोद की साली। प्रमोद की साली? जी हाँ, प्रमोद की वाइफ की कजन है। पिछले कुछ दिन से वो यहीं पे रह रही थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। हाँ सर, सीमा यही रहती थी सर, लेकिन सर हमें नहीं पता वो कहाँ रहती। कोई बात नहीं, अब हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि तेरा और सीमा का रिश्ता क्या था। अब आगे की कहानी यहीं बोलेगा या थाने लेके जाओ? क्या करा? सर 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 बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। मैं और सीमा एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते थे और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी सर। मैं पहले से मैरिड था और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन सर मैं नहीं जानता था सीमा ये सब सुन के ऐसा रिएक्ट करेगी। अगर तुम्हें ये सब खत्म ही करना था तो तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों रखा? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? एक दिन वो नीलिमा के पास आ गई और इसे सब कुछ बता दिया। प्रमोद, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे! मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। बस करो नीलिमा, ये मेरे नजदीक इसलिए आया क्योंकि तुम कभी इसे अपना बना ही नहीं पाए। सीमा जानती थी कि नीलिमा थोड़ी लालची है और इसने एक दिन सीमा से मिलकर मेरा सौदा कर लिया सर। देखो, अगर तुम प्रमोद को छोड़ना नहीं चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहने की जगह देनी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें आज ही 2 लाख दूंगी और हर महीने 20,000 दूंगी। मुझे मंजूर है। सर मैं मजबूर था, अगर ना करता तो ये दोनों मिलकर मुझे अंदर करवा देती। दूध के धुले मत बनो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तुम चुप करो, सारे तुम्हारी गाल। एक मिनट, पहले ये बताओ सीमा कहाँ? सीमा चाहती थी कि हर्षु हमारे साथ ना रहे, तो बस मैं हर्षु के साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ। निकालो उसको यहाँ से। कैसे बातें कर रही हो? मैं अपने बेटे को घर से बाहर निकालूंगी? होश में तो हो तुम? तुम्हें अपने बेटे के साथ इस घर में अगर रहना है तो रहो। मैं प्रमोद को लेके यहाँ से जा रही हूँ। चलो प्रमोद। ऐसे कैसे लेके जाओगी? पति है मेरे वो। कीमत दी है मैंने तुम्हें इसकी, इसीलिए मेरे। बस बस सीमा, बहुत हो गया, अब और नहीं। भगवान के लिए मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट की। हाँ की। देखना तुम सबका मैं क्या हाल करती हूँ। और उस दिन वो चली गई, उस दिन के बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। कैसे देखते? तुमने उसको गायब जो कर दी। बोलो सीमा कहाँ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तो कैसा हुआ था? गजेंद्र और पूजा को भी जानते थे ना तुम? नहीं सर, हम उन दोनों को नहीं जानते सर, और नहीं हमें पता है कि उस दिन के बाद से सीमा कहाँ चली गई सर। मेरा विश्वास कीजिए सर। हाँ तिवारी। सर गजेंद्र के गांव से कोई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। वो सीमा जिसके पूजा टच में थी वो गजेंद्र और पूजा की बहन। सीमा गजेंद्र और पूजा की बहन? हाँ सर, ये तीनों बच्चे गिरधारी और सावित्री के थे।
गिरधारी की मौत काफी पहले ही हो गई थी। फिर उनकी मां ने एक रमेश नाम के आदमी से शादी की थी। सर ये रमेश नौटंकी ग्रुप चलाता था और 20 साल पहले उसकी भी हत्या हो गई। सर ये रमेश गजेंद्र, सीमा और पूजा का सौतेला बाप। लेकिन सर रमेश की पहले से एक बीवी और एक बेटा था। जब रमेश ने गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री से शादी की तो रमेश के सगे बेटे धनंजय ने रमेश की हत्या कर दी। सर उस समय धनंजय की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, इसलिए उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और रमेश की हत्या के बाद गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री अपने परिवार को लेकर शहर आ गई। तिवारी, गजेंद्र की भी मोहिनी, ये 10 साल से गजेंद्र को जानती थी। मोहिनी ने हमें कभी नहीं बताया कि गजेंद्र की पूजा के अलावा भी कोई बहन थी, सीमा नाम की। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा का गजेंद्र और पूजा से कोई झगड़ा हो गया हो इसलिए वो उनसे अलग हो गई, या फिर सीमा इसलिए गायब हो गई क्योंकि गजेंद्र पूजा के मर्डर में सीमा का ही हाथ है? इस सीमा के बारे में हमें प्रमोद और उसकी बीवी ने जो बताया, उससे तो यही लगता है कि सीमा का कैरेक्टर सही नहीं था, जिसने एक शादीशुदा और बच्चे के बाप के साथ अपना चक्कर चलाया। तुमने बताया कि धनंजय के बाप रमेश ने भी शादीशुदा होते हुए, एक बच्चे का बाप होते हुए भी एक दूसरी औरत के साथ अपना चक्कर चलाया। शायद इसीलिए धनंजय ने गुस्से में आकर अपने सगे बाप रमेश यानी कि सीमा के सौतेले बाप रमेश का कत्ल कर दिया। तिवारी, लगता है इन दोनों कहानियों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। धनंजय कहां मिलेगा? धनंजय, नहीं धनंजय, बताइए। सर मेरी माँ को मेरे बाप ने धोखा दिया था और मैं उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो बाप का गुस्सा अब तक तुम्हारे? सर जो मैंने किया था उसकी सजा मैं पा चुका। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, और उनकी माँ ठीक औरत नहीं थी। मेरे बाप के अलावा उसने कई और मर्दों को फांस रखा था। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है। इसकी बात कर? बात पुरानी है, मुझे ठीक से याद भी नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि गजेंद्र की माँ प्रोस्टिट्यूट थी। धनंजय का यह बयान सही साबित हुआ कि गजेंद्र, सीमा, पूजा की मां प्रोस्टिट्यूट थी, जो सालों पहले गुजर चुकी थी। लेकिन इन सारे मर्डर्स के पीछे किसी का क्या मोटिव था, वो अभी तक सामने नहीं आया। और वो लाश पूजा की ही थी या किसी और की, ये राज भी अभी तक बरकरार था। और सीमा के गायब होने की कहानी भी हम समझ नहीं पा रहे। साहब मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? बबली मेरा अच्छा दोस्त था साहब। तो दोस्त के मर्डर के बाद भागा क्यों था? साहब उसके मर्डर के बारे में सुनने के बाद मैं डर गया था। मुझे लगा कि आप लोग मेरे ऊपर ही शक करोगे, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं था, फिर भी मेरा धंधा करता था। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। साहब मैं जानता हूँ कि वो बबली नहीं था, वो गजेंद्र था। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसकी माँ धंधा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसकी तरह बने। लेकिन किस्मत तो देखो, अपनी बहनों को पालने के लिए गजेंद्र को भी वही काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहता। लेकिन एक दिन उसकी बड़ी बहन को मालूम पड़ा तो वो गजेंद्र को छोड़ के चली गई। और फिर उसकी जिंदगी में मोहिनी भाभी आई। भाभी को मिला तो नहीं, लेकिन गजेंद्र हमेशा बात करता था भाभी के बारे में। आज तक मैं मोहिनी को ये सब नहीं बता पाया कि, लेकिन अब मैं ये सब छोड़कर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। अब गजेंद्र ने काफी साल पहले धंधा छोड़ दिया था, लेकिन 3 महीने पहले उसकी छोटी बहन ने भी उसको धोखा दे दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मोहिनी भाभी को उसकी असलियत के बारे में बता देगी। गजेंद्र को आखिरी बार 16 मार्च को तुम्हारे साथ देखा गया और 16 मार्च की रात को इसका मर्डर हुआ। मर्डर तूने नहीं किया तो किसने किया? कौन था गाड़ी? पेपर। तुमने क्या सोचा? तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा।
कि धनंजय तुम्हारा मौसेरा भाई? अब तुम धनंजय 20 साल पहले तुमने अपने बाप का कत्ल किया। हाँ सर, 20 साल से 9 साल में जल रहा था। मेरा बाप ही मेरा दुश्मन नहीं था, गजेंद्र की माँ और उसका सारा खानदान मेरा दुश्मन था। मुझे उन सब से बदला लेना था। सर, मेरी पूजा को उसके भाई के खिलाफ इतना बरगला है कि अपने घर से पैसे और जेवर चोरी करके मेरे साथ रहने आ गई। फिर हमने पूजा के जरिए उससे बहुत सारा पैसा वसूला और उसके बाद हमने गजेंद्र को मारने की प्लानिंग की। और सर, हम उसका पीछा करते हुए निगमपुर गए। अबे देख क्या रहा है? अंदर बैठ, गाड़ी में बात कर रही है तुझसे। हमने उसे सुनसान जगह जाके उसकी हत्या कर दी। और सर, हमें मालूम था कि गजेंद्र की हत्या के बाद उसकी बीबी का शक पूजा पे ही जाएगा। और मुझे पता था कि पूजा अपनी बहन सीमा के टच में है। और उसे पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद पूजा कपड़े बदलकर अपनी बहन सीमा से मिलने जा रही थी, लेकिन हमने उसे रास्ते से किडनैप कर लिया। और हमने पूजा का चेहरा इसलिए बिगाड़ा ताकि आपको लगे कि पूजा ने कोई गेम प्लान किया। और फिर हमने गजेंद्र की बीवी को फोन किया और बोल दिया कि गजेंद्र का खून पूजा ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया। और सर, हमें यह मालूम था कि गजेंद्र की बीवी आपको ये सब कुछ बताएगी, लेकिन आप उस पर शक करेंगे। लेकिन सर, हमारा प्लान इससे भी ऊपर था। हमने पूजा के बाद सीमा को मारने का प्लान बनाया। और हमने सीमा को मार के इस तरीके से गायब किया जिससे आपको ये लगे कि सीमा ही अपने भाई बहन को मार के भाग गई। बहुत लंबी प्लानिंग की तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों ये भूल गए कि कानून के हाथ किसी भी मुजरिम की प्लानिंग से कहीं ज्यादा लंबे होते। दरअसल गजेंद्र की जिंदगी में जुर्म ने उस वक्त दस्तक देना शुरू कर दिया था जब दीपक की शय पर गजेंद्र की बहन पूजा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। अगर गजेंद्र ने हिम्मत करके सब कुछ सच सच अपनी बीवी को बताया होता और पुलिस की मदद ली होती तो शायद गजेंद्र की बीवी और बेटी को उस सच्चाई से इतनी तकलीफ और पछतावा ना होता जितना वो अब गजेंद्र को खोने के बाद महसूस कर रहे होंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तेरा चल फिर। जाऊं क्या? आपके भाई साहब इंतजार कर रहे होंगे। जी। इतनी देर कर दी आने में, ये रोज रोज की लेट गलती नहीं चलेगी। चल आजा। इधर क्या हुआ? इधर क्या मिला? आइए सर, आइए। साहब ये देखिए, हमें खुदाई में कंकड़ मिला सर। सर ये देखिए, सर ये कंकाल काफी पुराना दिख रहा है, इसकी हड्डियां भी काफी गल चुकी हैं।
सर ये देखिए रेफ उसका बैच है? यस सर। कहीं ये कंकाल किसी ऑफिसर में तो नहीं? काम करो, इसके लिए भेजो लैब में टेस्ट के लिए। नेक्स्ट करो। वर्तमान का हर पल अतीत से जुड़ा होता है। गुजरे हुए जख्मों के निशान वर्तमान के चेहरे से कम तो होते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। और ऐसे में उन जख्मों को अगर आप फिर से खरोच दे तो आज का खूबसूरत चेहरा फिर से बदनुमा हो जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कहने को तो यह केस पिछले साल का है, लेकिन असल में यह गुनाह कई साल पहले हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस केस में आज और कल कैसे एक दूसरे से उलझ गए हैं। बेटा ये लो, खाओ। बापू, अम्मा ने मुझे मारा। वो खाना खिला रही थी, उंगली में काट लिया उसने। तो तू इसे मारेगी? अपनी औकात में रह। चल खाना खिला इसे। आजा बेटा, आजा, खाना खिला इसे। अरे किधर है तू? चल चल फटफट खाना लगा, चल। आ गया तू नाली का पानी पीकर? यहाँ बच्चे के पीने के लिए तो दूध नहीं है और पैसे तू बर्बाद कर रहा है दारू पे। ये देख, बहुत पैसे हैं मेरे पास, पीने के लिए भी और उड़ाने के लिए भी, समझी? खाना लगा आप जाके। सर लैब से उस स्केलेटन की रिपोर्ट आ गई है सर, एक मेल की बॉडी है। मतलब ये तय हो गया है कि ये सिंबल एएफआई का ही है। हो सकता है ये आदमी वहीं से हो सकता है सर। सर हमें लगता है कि हमें आसपास के एएफआई स्टेशन से कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम पुलिस स्टेशन में पता करो, मिसिंग फाइल केसेस चेक करो, खास करके 12 साल पुराना। ओके, थैंक सर। आइए, देखिए हमें 10-12 साल पुराना एक स्केलेटन मिला है। तो क्या आपके डिपार्टमेंट में किसी ऑफिसर की ऐसी मिसिंग हिस्ट्री है जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान गायब हुए? जो टाइम पीरियड आप बता रहे हो उस दौरान 3 ऑफिसर एएफआई की ट्रेनिंग छोड़कर गए थे। बाद में 2 ऑफिसर मिल गए थे, लेकिन एक ऑफिसर को हम कभी ट्रेस नहीं कर पाए, अभिजीत घोषाल। इसके घर में हमने नोटिस भी भेजा था, पर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। रिपोर्ट के हिसाब से ये जब गायब हुआ उस वक्त ये एक सीक्रेट मिशन पर भी असाइन था। वो सीक्रेट मिशन क्या था? सीक्रेट मिशन के बारे में हम आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसके लिए आप अभिजीत के इमीडिएट बॉस को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू। अभिजीत वाज अ ब्रिलियंट ऑफिसर। काम और यूनिफॉर्म के प्रति उसकी जो डेडिकेशन और ऑनेस्टी थी बहुत कम ऑफिसर्स में होती है। उसे जो भी असाइनमेंट दिया जाता था उसे वो बखूबी निभाता था, इसलिए हमने उसे वो सीक्रेट मिशन असाइन किया। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो सीक्रेट मिशन क्या था? दरअसल एएफआई से कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, जैसे कि हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल्स, पोस्टिंग्स एक्सेट्रा। इसलिए एएफआई ने एक मिशन कमीशन किया। उस वक्त अभिजीत एक जूनियर ऑफिसर था, लेकिन फिर भी वो खुद आगे आया और उस मिशन के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया। He was a daredevil, लेकिन हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हम ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए अभिजीत के भी कुछ टेस्ट लिए गए। हाँ, तुम वही रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। And he never disappointed us. नाम क्या है तुम्हारा? अभिजीत घोषाल। तुम एएफआई के मेंबर हो? वो तो आपको मेरी वर्दी देख के पता चली क्या होगा। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको सब कुछ बता के मैं मेरे देश और मेरी यूनिट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। I'm really sorry. इनफैक्ट उसने हम सबको इम्प्रेस किया।
और इसलिए हमारे मिशन के लिए हमने उसे सेलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद इंफॉर्मेशन लीक होने बंद हो गए, एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। फिर अचानक उसके गायब होने के एक रात पहले वो मुझसे मिलने आया। क्या तुम अचानक घर जाना चाहते हो? यस सर, एक्चुअली घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट आई प्रॉमिस टू रिपोर्ट बैक इन 2 days। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। नथिंग दैट आई कैन हैंडल। उसके बाद अभिजीत कभी लौट कर ही नहीं आया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, but we could not get anything। तो नेचुरली A5 को उसे भगोड़ा घोषित करना पड़ा। अच्छा, क्या इस बीच अभिजीत ने कभी आपसे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश की? नो, नेवर। अब इस इंफॉर्मेशन लीक होने के पीछे उसका हाथ था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका इस तरह अचानक गायब हो जाने से एक शक तो जरूर होता है। ठीक है, हम तो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन सर अगर अभिजीत का फोटोग्राफ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। और वन मोर थिंग सर, उसका फैमिली एड्रेस शेयर कर सकते हैं आप? या श्योर। थैंक यू सर। सर अभिजीत उस दिन AFI से तो निकला था, मैंने वहां के रजिस्टर में उसकी एंट्री चेक की थी और उसके ट्रेन टिकट्स के अकॉर्डिंग उसने कोलकाता के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद से वो गायब हो गया। शायद किसी को पहले से पता हो कि वो वहां आ रहा है। हो सकता है कि ये उस सीक्रेट मिशन के चक्कर में हुआ हो सकता है सर। आफ्टर ऑल ऐसे मिशन में जान का खतरा तो रहता ही है, लेकिन एक AFI ऑफिसर की सस्पिशियस कंडीशन में मौत कई सवाल खड़े कर देता है। हमें इस स्केलेटन का आइडेंटिटी तुरंत कंफर्म करना होगा, अभिजीत के फैमिली से मिलना होगा। माँ 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 सुनो ना माँ माँ। अब तो मेरे पास क्यों आया? जा अपने दोनों बापू से मेरी शिकायत कर। क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी। मैं तेरा कोई नहीं? तू मेरा कोई नहीं। फिर बाद में नहीं बोलना। उधर क्या कर रही हो बेटा? आजा। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? माँ कहाँ है तेरी? अंदर। भावना, चल चल बेटा। भावना, भावना, भावना। उज्जवल कहाँ था? पता तारे को? अभी तो मेरे साथ खेल रहा था। खेल रहा था? मतलब बाहर खड़ा था दरवाजे पे यदीमों की तरह। उसकी आंख में आंसू भी थे। बेटा क्या हुआ तुमको? अरे मैं आपसे मजाक कर रही थी। अब मैं आपकी माँ हूँ ना। अरे कैसी माँ है तू? एक इतना बच्चा ना समझता तारे से। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अगली बार तूने ऐसी गलती की ना तो तारी खाल छीन दूंगा, याद रखना। ये पैर पे किसके? कितनी धूल जमा है? चल पैर धुला के। मैं अभी करती हूँ। पैर धुला के। तो तुम मुझसे कभी नहीं रूठेगी ना माँ? कभी नहीं बेटा। वादा करो। कभी भी नहीं। हमें अभिजीत के बारे में पूछताछ करने आए। हम किसी अभिजीत को नहीं जानते हैं। इसको पहचानते हैं? नहीं पता साहब, ये कौन है? हमने मकान 4 साल पहले खरीदा है। उसके पहले कोई रहता होगा तो रहता होगा। हाँ सर, ये अभिजीत है। 10-12 साल पहले यहाँ रहता था। ये वो AFI में पोस्टेड था, लेकिन फिर अचानक वो एकदम से गायब हो गया। और उसकी फैमिली? उसके गायब होने के बाद उसकी फैमिली भी इधर उधर बिखर गई। मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जो अभिजीत या उसकी फैमिली के बारे में बता पाए? हाँ सर, तन्मय आपको सब कुछ बता सकता है। वो उसका खास दोस्त था। कहाँ मिलेगा ये तन्मय? ऐसा नहीं हो सकता। 20 फुट से ज्यादा जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं आप। पेनल्टी भरिए और 3 दिन के अंदर वो सारी बाउंड्री खाली करवाइए खुद से, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। ऐसा मत कीजिए, आपका भी ख्याल रखिएगा ना सब।
विजय सर। गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्रांच दे दो। ये भी लिखो इसकी रिपोर्ट में। माफ कर दीजिए सब, गलती हो गई सब। लेके जाओ सर। आइंदा नहीं होगा सब, छोड़ दीजिए सब सब। हेलो, मैं बालीगंज पुलिस स्टेशन से पीएसआई अमित मंडल बोल रहा हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। क्या बात क्या हुई है सर? आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए, फिर बताते हैं। अभिजीत को जानते हो? अभिजीत घोषाल। सर हाँ, वो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन सर वो तो 10-12 साल पहले गायब हो गया था ना। तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, अभिजीत के अच्छे दोस्त भी हो, तुम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ नहीं ढूंढा उसे सर, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला वो मुझे। लेकिन सर उसके बारे में जो सुना ना, उनके बहुत शर्मिंदगी हुई। यही कि वो गद्दार था, उसने देश के साथ गद्दारी की थी, इसलिए एफआई ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता सर, एफआई तो उसकी जान थी, उसका सपना था। वो देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? अच्छा, उसकी फैमिली का कोई अता पता है तुम्हारे पास? सर सब बर्बाद हो गया। उसके जाने के बाद उसकी मां ने दर की ठोकरें खाई, उसकी बहन गुमा ने आत्महत्या कर ली। What? उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली? क्यों? सर ये तो किसी को नहीं पता। उसकी मां का एड्रेस है तुम्हारे पास? सर छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालती है, लेकिन कौन से एरिया में ये तो मुझे भी नहीं पता। उसका कोई और दोस्त, कोई परिचित? सर एक दोस्त था निशान, लेकिन सर वो तो बहुत साल पहले दिल्ली में शिफ्ट हो गया, और मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। वो लॉस्ट टच। अच्छा, आपके पास निशान का कोई फोन नंबर या एड्रेस होगा? हाँ श्योर सर, अभी देता हूँ। कितने बलून फोड़ेगी आज ये? अरे बेटा चलो, मैं तुम्हें नया बॉल सिला देता हूँ, ठीक है? अरे अभी चाय बन रही है, वो तो पी के जाओ। अरे मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, तुम्हें अभी चाहिए ना बलून और चॉकलेट भी? तो चलो चले आया। 10 मिनट में आया। हेलो, मैं कोलकाता पुलिस से पीएसआई अमित मंडल बोल रहा हूँ। मुझे निशान से बात करनी है। ये अभी तो वो घर से बाहर गए हैं। अच्छा, एक काम करिए, आप उनका मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। हाँ नोट करिए। वो तो मोबाइल तो घर पे ही छोड़ गए। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप। जैसे ही निशांत आए उनसे कहिए हमसे बात करें। ओके। जी वैसे कोई खास बात? देखिए, जो भी बात है हम निशांत को ही बताएंगे। थैंक यू। ये ले, कल की दावत के लिए सामान है, तैयारी ठीक से करना। किस बात की दावत बापू? अरे मेरा बेटा, कल पड़ोस के गांव के जमींदार साहब अपने घर आ रहे हैं, तो मारे काका साहब अरे दादा साल आगे से, तो दावत तो बनती है ना। और तुझे वो पहली बार देखेंगे। पहली बार क्यों? बेटा क्योंकि वो शेर हैं, जिन्हें सरकार ने पिंजरे में बंद कर रखा था। पिंजरा मतलब जेल, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन का शिकार किया था। और पता है उनके पास में बंदूक भी है। बंदूक मुझे भी चाहिए। मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। चलो चल बंदूक से खेलेंगे, चल आजा। कल दावत की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई ना तो देख लेना। मम्मा किधर है? बलून लेके आ गए। चलो जाओ। वाह बहुत अच्छे बलून लाए हो।
वैसे कोलकाता में आपने जवानी पे क्या गुण खिलाए थे जो बुढ़ापे में पुलिस वाले कॉल कर रहे हैं? पुलिस कौन? फोन कर लेना, नंबर सेव है। कुछ पता चला अभिजीत की बहन ने सुसाइड क्यों किया? नहीं सर, लेकिन हमने वहां के पुलिस स्टेशन में पता किया था सर। सर बड़ा अजीब है, अभिजीत की फैमिली वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई नहीं थी। That's strange. अभिजीत की माँ के बारे में कुछ पता चला? हम उन्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं सर। अरे कैसे होगा, पता करो। अभिजीत की माँ का स्केलेटन के साथ डीएनए मैच करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। राइट सर। सर माँ का एड्रेस मिल गया। हम कल के चेहरे से नकाब उतारने में लगे हुए थे, लेकिन हमें खबर ही नहीं थी कि इस केस के कौन से पहलू किन किन लोगों से उलझे हुए। बड़ी मुश्किल से हमें अभिजीत की माँ का पता मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल उनसे मिलने से घबरा रहा था। अभिजीत और उसकी माँ का रिश्ता चाहे कुछ भी हो, एक माँ की आंखों में उसके बेटे का इंतजार तो होगा ही। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि ऐसी माँ से कैसे कहूँ कि उसका बेटा शायद मर चुका है। कौन है? नमस्कार, हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ पूछताछ करनी है हमें। किसके बारे में? आपके बेटे अभिजीत के बारे में। उस भगोड़े के बारे में? मैंने अपना खून पसीना बहाकर उसे लायक बनाया था, लेकिन उसने क्या किया हमारे साथ? मुझे और मेरे बेटी को छोड़कर भाग गया, वो भी एक लड़की के लिए। लड़की? कौन सी लड़की? थी एक लड़की। माँ, ला मुझे दे। मेरी इतनी परवाह है तो मेरे लिए बहू ला कर दे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम्हें ढूंढ ली? कौन है बताना। बता दूंगा, एक बार एएफआई में सिलेक्शन हो जाए फिर लाके तुझे मिलवा दूंगा, ठीक है? मेरे बेटे का सेहरा सजेगा। साहब उस लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। वो उस लड़की को लेके भाग गया। ये कब की बात है? ये कुछ 10-12 साल पहले की बात है साहब। साहब एक रात उसका फोन आया। हेलो माँ, अबे मैं 10 जून को आ रहा हूँ, तू मेरे साथ चलेगी ना सिलीगुड़ी? हाँ बेटा। ओके। मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। वो पिछले कुछ दिनों से लापता है और उसका इस तरह से गायब होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए, आपकी बात अगर उससे होगी ना तो प्लीज आप उससे कहिए कि एएफआई से कांटेक्ट करे, वरना मजबूरन हमें गद्दार और भगोड़ा साबित करना होगा उसे। और गद्दारों की सजा क्या होती है अच्छे से जानती है आप। रूमा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये सदमा उससे सहा नहीं गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। रूमा, 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 रूमा मेरी बच्ची, मेरे बच्ची। अच्छा, रूमा के सुसाइड करने की क्या कोई और वजह नहीं थी? और क्या वजह हो सकती है साहब? अभिजीत ने हमें धोखा दिया, गहरा धोखा दिया। नहीं, आपके बेटे ने आपको धोखा नहीं दिया। हमें लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है, या जिंदगी ने उसको धोखा दिया। हमें लग रहा है कि आपके बेटे अभिजीत का मर्डर हुआ है 10-12 साल पहले। ठीक है कह रहे हो साहब? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रूमा का इस बात पर सुसाइड करना थोड़ा खटक रहा है। बिल्कुल, बहन बेटी के भागने पर लोगों का सुसाइड मैंने सुना है, लेकिन भाई के भागने पर बहन की आत्महत्या पहली बार सुन रहा हूं मैं। हो सकता मामला कुछ और है। तो एक काम करो, रूमा का फाइल चेक करो। चलो। हेलो सर, मैं दिल्ली से निशांत बोल रहा हूँ, आपने कॉल किया था? हमें अभिजीत के बारे में कुछ बात करनी है। अभिजीत? सर वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। अभी तो कुछ भी पता नहीं चला कहाँ आया वो। अच्छा, अभिजीत ने क्या कभी आपसे किसी लड़की का जिक्र किया था? नहीं सर, ऐसी बात तो कोई नहीं कही थी। थैंक यू। माँ मुझे ये कुर्ता नहीं पहनना है, मुझे काला पहनना है। तुमने कहा था ना उस दिन तुम जिद नहीं करोगे, चुपचाप यही पहनो। माँ मुझे काला कुर्ता पहनना है, नहीं तो मैं पापू को बता दूंगा, फिर वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। अरे चल बेटा,
तैयार नहीं हुआ तू अभी तक? बापू मुझे काला कुर्ता पहनना है। अरे नहीं बेटा, ऐसे मौके पर काला रंग अशुभ होता है, तू ये वाला पहन ले। आजा, मैं पहनाता हूं तुझे। अब हो गया राजा बेटा, चल। चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे तू क्या जल्दी, शर्म है कि नहीं? बस मुंह उठाया और जल्दी देख, काका सा के साथ ना पूरा गांव आ रहा है, मर्दों की जमात है, वहां जाएगी तू? अरे बावड़ी हो गई है के? सर, स्केलेटन का डीएनए अभिजीत की मां के डीएनए से मैच कर गया सर। गुड, मतलब ये प्रूव हो गया कि ये स्केलेटन अभिजीत का ही है। यस सर। वेरी गुड। सर, एक और इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ, अभिजीत की मां ने हमसे एक झूठ बोला है। क्या? सर, ये रही रूमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको क्या लगता है आप हमसे सच छुपाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? कौन सी बात? आपने हमें बताया नहीं कि रूमा प्रेग्नेंट थी। अब साहब, एक बार इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आएगी ना साहब। इस काले पोते को उसने अपनी मौत से धो दिया। पता नहीं उसने कहां से अपना मुंह काला कर दिया, इसलिए उसने सुसाइड किया साहब, सुसाइड किया। अच्छा, उस बच्चे का बाप कौन था? अब रूमा ही चली गई तो मैं भी चुप बैठ गई। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? हो सकता है कि आपके बेटे की हत्या के पीछे यही वजह हो। पता नहीं साहब, लेकिन मेरे बच्चों के गुनहगार को ढूंढ दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अभिजीत की बहन किसी की बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन किसी को खबर ही नहीं है कि भाई बहन का अफेयर चल किसके साथ रहा। सर, ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि 12 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली। कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं होता। अभिजीत और रूमा के साथ 12 साल पहले आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए ये सारी बातें जाननी बहुत जरूरी थी। ये केस इतना पुराना हो चुका था कि सच्चाई पर वक्त की मोटी परत पड़ चुकी, जिसकी वजह से हमें ना कोई पुख्ता सबूत मिल रहा था और ना ही कोई गवाह। वो कहते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता। आप सच को कितने भी गहरे गड्ढे में दफन कर दीजिए, लेकिन वो कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। हेलो मालिक, इंतजार कर रहा हूं मैं। मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, मेरे यहां से भेज दिया, ठीक है? माँ, आपको कोलकाता जाना जरूरी है क्या? माँ, आप कहती है ना अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आप भी तो अच्छी है, फिर आप क्यों जिद कर रही है? आप जिद मत कीजिए, वरना बापू मारेंगे। जाना ज्यादा जरूरी है क्या? ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा कीजिए। बापू, 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 क्या हुआ? माँ घर में कहीं नहीं है।
कटे गई वो? भाग तो नहीं गई कहीं, कहाँ दूसरी गई होगी? चल उल्टा से। इसकी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ के जाने की? चल। बेटा मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम्हें ध्यान रखना। दादा मुझे बड़े साहब से मिलना है, इसको लेकर बात करना था। आप कौन है? दादा আমি निवेदिता, मैं अभिजीत को जानती हूँ। साहब मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब मैं उस दिन कैंट में गई और वो मुझे लेने नहीं आया तो मुझे लगा मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। इन 12 सालों में मैंने उसके लिए हर रोज दुआ मांगी, कि मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ उस तक जा ही नहीं रही है, वो मर चुका है। हमारे लिए तो अभी भी कि जिंदगी और मौत एक पहली बनकर रह गई है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे कि 12 साल पहले हुआ क्या था। साहब वो अभिजीत AFI की ट्रेनिंग कर रहा था, हम दोनों ने अपने आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। बस इसी बीच मेरी फैमिली बीच में आ गई, उनको ये सब मंजूर नहीं था। मैं ना सबसे पहले आके तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा और क्या, फिर हमारी शादी होगी, फिर 2 बच्चे होंगे, नहीं 2 नहीं 4। तुम्हें तो कोई फौज तैयार करनी है। और नहीं तो क्या। निवेदिता, निवेदिता, दादा, एक तरफ मेरे परिवार वाले मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, और उधर अभिजीत अपनी AFI की ट्रेनिंग के लिए सिलीगुड़ी जा रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अरे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाह रहे, तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ, जैसे पूरा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा ना तुम्हारे पास, और तब तक मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, फिर हम वहां से भाग जाएंगे। ओके? अभिजीत ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। 10 जून 2007 को हम कोलकाता से भागने वाले थे, 10 बजे हम कैंट में मिलने वाले थे। मैं वहां गई भी थी, पर अभिजीत नहीं आया था। और फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली, ले जाओ इसे राजस्थान ले जाओ। अरे ये लड़की तो हमें माला माल कर देगी। मुझे शादी के नाम पे बेच दिया गया था, वो भी एक में 2-2 आदमियों की दुल्हन बनाकर। मैं शुरू में वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों आदमी मुझे जानवरों की तरह मारते थे। मेरा नाम, मेरी पहचान सब बदल दी गई, मुझे निवेदिता से भावना बना दिया। सब मेरा एक बच्चा भी है जो भी उन लोगों के पास है। मैं तो इतने सालों से इसी गिल्ट में थी कि अभिजीत वहां पर आया होगा और मुझे वहां ना पाकर उसे लगा हो कि मैंने उसे धोखा दिया है।
लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं, साजिश हुई थी। वरना क्यों ऐसा होता कि अभिजीत के ठीक गायब होने के बाद मुझे किडनैप कर लिया गया। कौन कौन जानता था कि तुम वहां अभिजीत से मिलने वाली हो? साहब कोई नहीं। तो ये तो मुमकिन है कि फिर इसके लिए अभिजीत भी जिम्मेदार हो सकता है। मतलब उसी ने तुम्हें उठाया हो, रुकवाया हो, और इसी बात को लेकर उसकी किसी से झड़प हो गई और जान से हाथ धो बैठा वो। साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे कभी भी खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। ये बताओ कि तुम्हें अगवा करके कहां पे ले जाया गया? यही कोलकाता में ही सर। सब कोई बंगाली बोल रही थी, वहां बहुत सारी लड़कियां थी, शायद कोई रेड लाइट एरिया था, और मुझे अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद आसपास कोई मस्जिद होगी, और उस जगह की मालकिन का नाम पायल था। अमित, एक काम करो, पता करो कलकत्ते में कितने ब्रोथल्स हैं जिसके आसपास मस्जिद है, और वो ब्रोथल वाली जो औरत है पायल, उसको उठा के ले आओ, और साथ ही साथ निवेदिता के भाई सुब्रत को बुला। सर, सुब्रत आ जाओ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपकी बहन के बारे में बात करनी थी। निवेदिता, वो हमारे लिए मर चुकी है। मर चुकी है या फिर उसे नर्क भिजवाया गया था? मैं समझा नहीं। निवेदिता यहाँ पुलिस स्टेशन आई थी, उसने हमें बताया कि आप उसके प्रेमी अभिजीत को बहुत चढ़ते। निवेदिता ने अभिजीत के साथ भाग जाने का प्लान बनाया था, तभी उसका किडनैप हो गया और उसे बेच दिया गया। वो 2 मर्दों की बीवी बनकर रही, उसका एक बच्चा भी है। लेकिन मुझे तो यही लगा था कि वो अभिजीत के साथ भाग गई है। बस क्यों नहीं बोलते? देखिए सर, आप मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन बुला के 12 साल पहले हुए जुर्म के लिए गुनाहगार नहीं ठहरा सकते, और मुझे तो ये सब पता भी नहीं कि निवेदिता के साथ ये सब हुआ या अभिजीत मर चुका है। ये सब न्यूज तो आप मुझे दे रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम एक टीम भेजे राजस्थान 2 आदमियों को पकड़ने के लिए जिन्होंने निवेदिता को खरीदा था। निवेदिता के बच्चे को भी हम यहाँ लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि निवेदिता अब अपने परिवार के साथ रहे। मैं निवेदिता को अपने साथ नहीं रख सकता। समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, और पहले ही उसकी वजह से हमारे परिवार ने बहुत बदनामी झेली है। मैं उन पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता। आप प्लीज उसे कोई होप ना दें, कह दीजिएगा कि हम यहां से मूव हो चुके हैं। अब मैं जाऊं सर? कैसा भाई है, कितना कुछ हो गया बहन के साथ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नजर रखो इस पे। साहब, दादा एकदम सत्य बोल से। अब यही मेरी जिंदगी है और मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या आप जानती हैं कि जिस लड़की के साथ अभिजीत का अफेयर था वो लड़की निवेदिता है? नहीं साहब, मैं किसी निवेदिता को नहीं जानती। देखिए, निवेदिता ने खुद हमें बताया है कि उस दिन अभिजीत उसे ही घर से भगाने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने निवेदिता को अगवा कर लिया और उसे बेच दिया। ये क्या बोल रहे हो साहब? जी। कहाँ है निवेदिता? मुझे एक बार मिलवा दो। उसकी आंखों में मेरे मरे हुए बेटे की तस्वीर देख सकूं। मिलवा दो साहब। माजी, हमें चलना होगा और निवेदिता को भी लेके जाना होगा। कहाँ लेके जाना? नारी निकेतन। नारी निकेतन? जी, इसके भाई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो मेरे साथ रहेगी, तो रहेगी ना मेरे साथ? रहेगी ना? यहाँ आसपास कोई पायल नाम की औरत रहती है क्या? लगभग 12 साल पहले उसकी लड़कियां यहाँ काम करती थी। हाँ रहती है ना, वो क्या वहाँ पे बैठी है। चलो।
अंजलि को पहचानती है? आई थी सर, दलाल लेकर आया था। कौन सा दलाल? कौशिक। कौशिक? साहब मेरा रोमा के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात का किसी को पता नहीं था और इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। मुझसे शादी करने के लिए प्रेशर कर रही थी लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। सर हमें भी रोमा और तन्मय के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे अभी जी ने कॉल करके बताया कि वो निवेदिता को यहाँ भगाने आ रहा और मेरी हेल्प चाहिए उसे, तो मैं उसे लेने के लिए स्टेशन गया। तेरे इस प्लान के बारे में और किस को पता है? अरे किसी को नहीं पता यार। उस तन्मय को कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे वो। तन्मय? अरे 2 दिन बाद तो उसकी एंगेजमेंट है। वो? हाँ एंगेजमेंट है उसका। तो दोस्त को कैसे भूल गया यार? चल उसके घर पे चल, अभी बात करते हैं। और हम दोनों उसके घर पहुंचे तो वहां हमने देखा कि वो अकेला नहीं था। तन्मय, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इन सब में मेरा कुछ लेना देना नहीं है। क्या? मेरी बात सुनो, तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और एबॉर्शन करवा लो। ऐसा मत कर, ये तेरा बच्चा है। यार तुम कोई बच्ची हो जो मैंने तुम्हें बहलाया है और मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा? जाओ। मैं तेरा सगा की ठीक नहीं कर रही हूँ तन्मय। जाओ। इसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तन्मय! तू कब आया? सही वक्त पे आया हूँ। मेरी बहन के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, वो किसी और का बच्चा मेरे गले डाल दिए। तुमने मुझे मारा? तूने मारा इसे, तू नहीं बचेगा। मैं नहीं बचा ना तो तू नहीं बचेगा। लेकिन तूने मारा इसे। लेकिन लेके तो तू आया था ना यहाँ पर। ज्यादा बकबक मत कर, दिमाग लगा करना क्या है बस। मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी लाइफ दांव पे लगी थी। मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। कौशिक हमारे आजादी शो का जरिया था, इसलिए मैंने उसे बुलाया। बड़ी गड़बड़ हुई है, खर्चा भी बड़ा आएगा इसका। चलो काम तो हो गया। अब निवेदिता का क्या करें? क्यों, उसे क्या हुआ? वो अभी 10 बजे अभिजीत से मिलने आने वाली थी। रविंदर उसको भगाने आया था। अगर वो नहीं पहुंचा और निवेदिता ने उसके अकेडमी में फोन करके पूछ लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अरे टेंशन क्यों ले रहे भाई, एक काम पटा दिया ना, दूसरा भी निपटा देंगे। मुझे ये बताओ कि वो मिलेगी कहाँ पर अपने को? कौशिक अक्सर रेड लाइट एरिया जाता था। कौशिक ने निवेदिता के साथ क्या किया हमें मालूम नहीं, लेकिन जैसे मामला ठंडा हुआ उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मालिक इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या ना? थोड़ी कड़की चल रही है तो कब भिजवा रहे हो आप? मिल जाएगा। मैंने यहाँ से भेज दिया। मैं अभिजीत को मारना नहीं चाहता था, वो जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था। तुम दोनों को कोई माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। तन्मय को अभिजीत के मर्डर और निवेदिता की किडनैपिंग की सजा मिली। निशांत और कौशिक को तन्मय का साथ देने की सजा मिली और उधर समीर और कल्याण को निवेदिता को 12 साल तक एक्सप्लॉइट करने की सजा मिली और बेटी उज्जवल को उसकी मां को सौंप दिया गया। भले ही अभिजीत की मां को जीते जी ये नहीं पता चल पाया कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ, लेकिन कम से कम उसने अपनी आखिरी सांसें अपनी मृतक बेटे की प्रेमिका के साथ तो गुजारी। क्या एएफआई को यह दस्तक नहीं मिली कि उनका सबसे होनहार ऑफिसर अचानक कैसे गद्दार बन जाएगा या एकाएक कैसे गायब हो जाएगा? क्या निवेदिता के घर वालों को यह दस्तक नहीं मिली कि अगर उनकी बेटी को उसका प्यार नहीं मिला तो कहीं वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले? क्या तन्मय को यह दस्तक नहीं मिली कि जो वो अपने दोस्त की बहन के साथ कर रहा है वो गलत है? अगर आपके दिल को लगे कि आपके किसी दोस्त या अपने ने आपको धोखा दिया हो तो उस बात की तह तक पहुंचिए। हो सकता है कि वो खुद किसी मुसीबत में हो और उसे आपकी जरूरत हो। तो पार्क सर्कस एरिया में एक लाश मिली है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो बैठो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेनगुप्ता आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।